In today's video, we are going to learn about second law of thermodynamics, जो कि एक्चुअल में ये यूनिट बेस्ड है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे। ठीक है, अब तक आपने जीरोथ लॉ पढ़ लिया थर्मोडाइनमिक्स का, फर्स्ट लॉ भी पढ़ लिया आपने थर्मोडाइनमिक्स का। नाउ टाइम फॉर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। चलिए पढ़ते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहती है। इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इंक्रीजेस फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दैट इज डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट कि जो एंट्रोपी का सम होता है सिस्टम और सराउंडिंग का, अगर वो इंक्रीज़ कर रहा है किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, तो डेल्टा एस की वैल्यू कितनी होगी? पॉजिटिव होगी, मींस ग्रेटर देन ज़ीरो। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं। वो प्रोसेसेस जिनको करने के लिए आपको कोई भी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत ना पड़े, नॉट हीट भी नहीं ज़रूरत पड़े, ना ही कोई भी एक्सटर्नल एड आपको देना ना पड़े, वो आपके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। नाउ सिस्टम और सराउंडिंग का क्या मतलब होता है यहाँ पर? फॉर एन एग्जाम्पल, मैं जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। ये आपका एक रूम, अब आपने इस रूम पे एक ग्लास रख रखा है। ठीक है, ग्लास के अंदर पानी है। अब इस ग्लास में हॉट वाटर हो या चाहे कोल्ड वाटर हो, ये जो ग्लास के अंदर का पानी है, उसके अंदर का जो टेम्परेचर है, उसके अंदर की जो एनवायरनमेंट है, वो हो जाएगा आपका सिस्टम। ठीक है, और उसके बाहर का जो रूम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सराउंडिंग। ठीक है, मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। तो ये आपका सिस्टम हो गया एक छोटा सा पार्ट, एंड सराउंडिंग उसके बाहर का एक्सक्लूडेड एरिया। तो ये आपका सिस्टम और सराउंडिंग होता है। तो जब एंट्रोपी सिस्टम की और सराउंडिंग की दोनों की ही इंक्रीज़ करे एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, देन इन दैट केस डेल्टा एस टोटल जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। मतलब डेल्टा एस टोटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। Now, according to this, if the system is at equilibrium, then any infinitesimal small perturbation of system will not change its total entropy। मतलब कि अगर सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, तो उसमें अगर छोटा सा भी चेंज अगर होता है तो वो जो डेल्टा एस की वैल्यू है उसको चेंज नहीं करेगा, मीन्स एंट्रोपी में कोई फ़र्क नहीं लाएगा। उसकी टोटल एंट्रोपी क्या रहेगी? इक्विलिब्रियम पे है, इसलिए डेल्टा एस विल बी ज़ीरो। However, if the system is not at equilibrium, then the spontaneous change in a system will occur in such a way that the total entropy of a system and a surrounding will increase। लेकिन अगर सिस्टम जो है आपका इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, तो हल्का सा भी इंक्रीज़ करने पे एंट्रोपी जो होगी सिस्टम की और सराउंडिंग की, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो सिनेरियोज निकलते हैं कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा एस विल बी ज़ीरो, देयर विल बी नो चेंज इन दी एंट्रोपी। एंड इफ़ द सिस्टम इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम, तो स्पॉन्टेनियस चेंज अगर हो रहा है तो सिस्टम और सराउंडिंग की क्या होगी? एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीजिंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वी ऑल नो फ्रीजिंग क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होते हैं? जिसमें हीट रिलीज होती है। हम सामने से हीट नहीं दे रहे हैं, हीट जो है रिएक्शन के थ्रू रिलीज हो रही है। अब फ्रीजिंग में क्या रिएक्शन हो रहा है? देखिए, फ्रीजिंग हो रही है। फ्रीजिंग मीन्स आपका क्या चीज़ हो रही है? लिक्विड से सॉलिड कन्वर्जन हो रहा है। तो लिक्विड से सॉलिड कन्वर्जन होने के लिए कुछ हीट रिलीज हो रही है, इसीलिए फ्रीजिंग जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा गया है। हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग इंक्रीजेज द डिसऑर्डर इन द सराउंडिंग एंड देयर बाय इंक्रीजेज द इंथैल्पी ऑफ द सराउंडिंग। मीन्स डिसऑर्डर का यहाँ पर क्या मतलब है? अगर हम लिक्विड के केस में देखें तो लिक्विड के केस में क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा सा ऑर्डर्ड वे में होता है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम सॉलिड के केस में देखें तो वो प्रॉपरली ऑर्डर्ड होता है, लाइक दिस। ठीक है ना। तो वो प्रॉपरली ऑर्डर्ड होता है, ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लिक्विड से सॉलिड में जब कन्वर्जन हो रहा है, फ्रीजिंग हो रही है, तो जो डिसऑर्डर है वो कम हो रहा है। ठीक है ना। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो और भी ज़्यादा ऑर्डर्ड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, एंड इसी वजह से वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा गया है। सो फ्रीजिंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज देयर इज अ हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड दिस विल इंक्रीज द डिसऑर्डर फ्रॉम इन सराउंडिंग। देखिए, सराउंडिंग की बात चल रही है और मैंने जो भी आपको केस बताया था वो सिस्टम का था। तो अगर सिस्टम में डिसऑर्डर जो है इंक्रीज नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली बात है उसका कॉन्ट्ररी सराउंडिंग में क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो जब सराउंडिंग में आपका इंक्रीज़ करेगा तो इट मीन्स एंट्रोपी जो होगी सराउंडिंग की क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। ठीक है। जहाँ पर डिसऑर्डर इंक्रीज़ होगा वहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि बेसिकली एंट्रोपी का क्या मतलब होता है? फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स
मॉलिक्यूल्स जितना फ्रीली मूव करेंगे उसी को आप एंट्रोपी कहोगे, ठीक है ना। तो जैसे गैसेस में सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होती है, क्यों? क्योंकि गैसेस में ज़्यादा एबिलिटी होती है मॉलिक्यूल्स की फ्रीली मूव करने की, तो उसमें एंट्रोपी सबसे ज़्यादा हो गई। नाउ फॉर एन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन्स जिसमें आपको फिजिकल एड देना पड़ता है, एंड डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू 0, तो डेल्टा एस टोटल की क्या वैल्यू जाती है? 0। Therefore, spontaneous process will be accompanied by increase in a डेल्टा एस टोटल मीन्स टोटल एंट्रोपी जो है उसमें क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पर डेल्टा एस की टोटल की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द लॉ इज दैट द टोटल एनर्जी दैट इज एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम एंड अ सराउंडिंग पुट टुगेदर मस्ट बी 0। मतलब कि इस लॉ के लिए जो इकलौती एक रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि डेल्टा एस और जो आपका एंड सिस्टम और सराउंडिंग का जो टोटल करने पे एंट्रोपी आती है वो पॉजिटिव ही आनी चाहिए। एंट्रोपी चेंज फॉर ईदर अ सिस्टम और अ सराउंडिंग मे बी नेगेटिव, तो नेगेटिव हो सकती है। दस फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इफ द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम डिक्रीजेस द एंट्रोपी ऑफ अ सराउंडिंग इंक्रीजेस। मीन्स अगर सब सिस्टम और सराउंडिंग में से किसी एक की भी एंट्रोपी डिक्रीज होती है तो उसके जस्ट अपोजिट जो दूसरा वाला होगा उसकी एंट्रोपी जो होगी वो इंक्रीज ही होने वाली है, ठीक है। देयर इज अ लिमिटेशन in this criteria to system, that is because it requires calculating entropy change for the system as well as for the surrounding। इसमें क्या होता है आपका क्या लिमिटेशन है? हर एक लॉ में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होती हैं, इसी वजह से जो है आगे का लॉ आता है। और हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स में 3 लॉज होते हैं, तो सेकेंड लॉ में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस निकली तभी थर्ड लॉ की अवेलेबिलिटी बनी, ठीक है। तो क्या लिमिटेशन थी? वो लिमिटेशन ये थी कि इसमें एंट्रोपी चेंज जो है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता था, सिस्टम का भी और सराउंडिंग का भी। तो हमें दोनों सिनेरियोज लेके कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। देयरफॉर वी नीड अ क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी दैट डिपेंड्स ओनली ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। तो हमें कुछ ऐसा क्राइटेरिया चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ सिस्टम पर डिपेंड करे, सराउंडिंग से कुछ मैटर ना करे। तो उस बेस पे आपका क्या आया? गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम पे ही बेस करता है, सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं होता, और इससे हम आसानी से स्पॉन्टेनिटी मेजर भी कर सकते हैं। तो स्पॉन्टेनिटी डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम ओनली बाय डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग के ग्रेटर देन 0। ये तो अभी आपने केस पढ़ा कि क्या हो सकता है कि जब डेल्टा एस टोटल जो है ग्रेटर देन 0 हो, और वो कब होगा? जब सिस्टम और सराउंडिंग का एडिशन या सम ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अगर हम सिंपल वे में देखें गिब्स एनर्जी की हेल्प से, तो क्या होगा? तो आपका ये आ जाएगा टी डेल्टा एस इक्वल्स टू टी डेल्टा एस माइनस एच विल बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर टी डेल्टा एस जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहीं अगर माइनस टी डेल्टा एस होता तो वो लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका गिब्स फ्री एनर्जी, यू ऑल नो कि गिब्स फ्री एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर वो निकाला गया है। तो गिब्स फ्री एनर्जी होता है आपका यही है एच माइनस टी डेल्टा एस। तो एच माइनस टी डेल्टा एस, एच यहाँ पर एनर्जी होती है, एंथैल्पी, टी डेल्टा एस हमने अभी भी बोला, डेल्टा एस आपका स्पॉन्टेनिटी मतलब एंट्रोपी, और टी यहाँ पर आपका टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है। तो इस बेस पे आप गिब्स एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। इसमें आपका ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला, न्यूमेरिकल के बेस पे आपको गिब्स एनर्जी, ये दो जो मैंने बॉक्स बनाए हैं, आप सिर्फ इन्हीं एक्सप्रेशंस को ध्यान में रखिएगा कि टी डेल्टा एस की वैल्यू कब पॉजिटिव आएगी, कब नेगेटिव आएगी। तो टी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी जब टी डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, और माइनस एच माइनस का डेल्टा एच, देखिए ये वाला टर्म माइनस का डेल्टा एच। और नेगेटिव कब आएगी? जब ये नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब? जब ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ध्यान से करिएगा इसको, और आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। इफ़ आपको कोई डाउट है फिर भी, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।